हेलो एवरीवन, आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? तो वो कौन था? तो वो महमूद गजनवी था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था जो 1025 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अलबरूनी ने किसकी रचना की थी? तो किताब उल हिंद की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो वो फारसी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुई थी? तो किसके मृत्यु चौगान खेलते वक्त हुआ था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराइन की पहली लड़ाई जो कब हुई थी? 1191 ईस्वी में। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो किसने किया था? तो ये करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो किसे छोड़कर गया था मोहम्मद गौरी? तो ये गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित थी? तो सांकेतिक मुद्रा किसके समय में प्रचलित था? तो यह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में प्रचलित था सांकेतिक मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो विरोधों का मिश्रण किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था, जिसे बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हरा दिया था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो वो कौन थी? तो वो थी आपकी रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो करने वाला था आपका
महमूद गजनबी, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन मतलब मूर्ति भंजक कहता था, तो किस कौन अपने आप को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था, इसके बारे में बताना है। तो बताइए किन्हीं को पता हो तो वो कहता था महमूद गजनबी, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण किए थे, तो महमूद गजनबी ने कौन से उपाधि धारण किए थे, तो अमीन उद दौला और अमीन उल मिन्नत, ये दोनों किया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था, तो महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, तो ये किया था आपके किसके विरुद्ध, किन्हीं को पता हो तो बताइए। तो किया था आपका हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के विरुद्ध, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो यह था उदय भांडपुर या ओहिंद या बेहिंद था, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, तो महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, बताइए। तो ये जाटों के विरुद्ध हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों में से बार बार पराजित होने के कारण गलानबी से आत्मदाह कर लिया था, तो वो कौन सा शासक था, तो वो था आपका आनंदपाल, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनबी किस वंश का था, तो महमूद गजनबी जो था ये किस वंश का था, इसके बारे में बताना है। तो वो था आपका यामनी वंश का, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था, तो महमूद गजनबी के साथ कौन नहीं आया था, तो देखिए शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी, ये आया था। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, अलबरूनी, ये भी आया था। तारीख यामनी के लेखक है उतबी, ये भी आया था। तो तारीख सुबुतगिन के लेखक है बैहाकी, ये नहीं आया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था, तो वो कौन सा शहर था, तो वो लाहौर था, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्य भयानक चित्रण किया है, तो वो कौन था जिसने ऐसा चित्रण किया था, तो वो इब्न बतूता था, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है, तो मोहम्मद गौरी माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई, तो इक्तदारी प्रथा किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने चलाया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था, तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो खान कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था, तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था, तो ये इल्तुतमिश ने किया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, इसके बारे में बताना है। तो किसने स्थापित किया था, तो वो कल्लर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह रोम सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है, तो ये मतलब जो संदर्भ है ये किसके बारे में है, इसके बारे में बताना है। तो वो बहलोल लोदी के बारे में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लोदी वंश का संस्थापक भी है। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, तो अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, तो महमूद गजनबी के शासनकाल में था, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिलान करने वाला है, तो यहाँ पे देखिए पहला है निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया क्या थे, तो ये सूफी संत थे, तो मतलब होगा एका दू होगा, तो एका दू देखिए इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मलिक काफूर कौन था, तो मलिक काफूर था ये 1000 दिनारी भी कहलाता था, मैं इसका 1000 दिनार में खरीद के लाया था। उसके बाद देखिए सी का 1 होगा,
यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, तो ये क्या था, नियंत्रण त्रित दामबर आसन की शुरुआत की थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो ये दास राजवंश उखाड़ फेंका था। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो कौन सा शासक है जो दास गुलाम राजवंश से संबंधित है, मतलब गुलाम राजवंश से संबंधित कौन है? तिलतुतमिश है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो महमूद बिन तुगलक के समय में आया था ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो वो कौन था? तो वो था आपका मुबारक शाह खिलजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बहलोल लोधी था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। और सिकंदर लोधी क्या था? तो इसने आगरा शहर की स्थापना किया था। भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण जो पद्धति है इसकी शुरुआत किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो वो करने वाला सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलबेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो किसकी समीक्षा की गई है इसके बारे में बताना है। बताइए किन्हीं को पता है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भारतीय गणित है, भारतीय इतिहास भूगोल है और खगोल विज्ञान दर्शन है, तीन में सभी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलबेरूनी का पूरा नाम था, तो अलबेरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद था। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अलबरूनी के अनुसार अत्यंज में शामिल थे, तो कौन कौन से शामिल थे? तो इसमें देखिए धोबी थे, मोची थे, जादूगर थे, डालियाँ थे, ढाल बजाने वाला थे, और नाविक थे, मछुआ थे, ब्याध थे और जुहासा थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बहिंद का युद्ध जो हुआ था 1108 से 9 के बीच में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो बहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था इसके बारे में बताना है। तो बताइए किन्हीं को पता है तो कि बहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका मोहम्मद गजनबी और आनंदपाल के बीच। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? तो अस्थाई सेना कौन सुल्तान रखता था? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बीबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिक को नगद वेतन दिया। हाँ ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। बताइए किन्हीं को पता हो तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें देखिए ये तीनों बात इसके सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो वो कौन था इसके बारे में बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा खिजर खां सैयद था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुरु गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी नाम के से मतलब कविताएं कौन लिखा करता था इसके बारे में बताना है। बताइए किन्हीं को पता हो तो वो कौन था? तो वो था आपका सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने वंशगुणत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। हाँ ये सही है। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी थी। यस 1236 में ये बनी थी। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब मलिक के पद पर नियुक्त किया। हाँ ये भी सही है।
तो रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि ऊपर वाला तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बताना है यहाँ पे कौन असत्य है। तो उसने चालीसा दल बलबन के बारे में पूछ रहा है। चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया, मतलब चालीसा दल को समाप्त कर दिया। हाँ, ये सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी कौन? बलबन, ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज स्थापित की थी, मतलब दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया था? तो ये भी बलबन ने किया था, ये भी सही है। तीन में से हमारा कोई नहीं सही हो जाएगा, इसमें सब सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे कलानुक्रम पूछा, दिल्ली पर शासक करने निम्न वंशों का सही क्रम है। तो कौन कौन सा वंश? तो इसका एक ट्रिक है, इसका है गुलाब खिले तो सांस लो। याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, इसका ट्रिक है। तो यहाँ पे गुलाब से हो गया गुलाम वंश, मतलब पहले आएगा गुलाम वंश, उनके बाद आता है खिले तो खिलजी वंश। तो यहाँ पे देखिए खिलजी वंश है, तो यहाँ पे खिलजी है, मतलब एक दो इसमें नहीं है, एक दो नहीं है, इसमें गया। उसके बाद तो से आएगा आपका तुगलक वंश, तो तीसरा में आएगा तुगलक वंश। उसके बाद 5 आना चाहिए, तो 1 2 5 इसमें है, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत। उसके बाद आ जाएगा गुलाब खिले तो सांस लो, तो सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। तो इस ट्रिक के लिए कम से कम 1 लाइक तो आपका बनता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो मोहम्मद गोरी का आक्रमणों का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एवं केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। नहीं, ये ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? तो तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? बताइए, किन्हीं को पता हो तो देखते हैं। उसने समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, हाँ ये सही है। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये भी सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये गलत है। तो मतलब कौन से कारण थे? तो ये तीनों कारण थे, तो 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? मतलब गुलाम वंश में कौन पहले आया, इसके बारे में क्रम में उसको सजाना था। सबसे पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश के संस्थापक। तो ए से चालू होगा, ए से नहीं है, एक से नहीं है, दिख गया। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आपका आया था आराम शाह। और यहाँ पे देखिए इल्तुतमिश थी, रजिया सुल्तान की बेटी इल्तुतमिश, मतलब 2 के बाद 3 आना चाहिए, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, तो यहाँ 3 के बाद 2 गया। उसके बाद पहले 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, तो 1 के बाद 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा जो है किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का ही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न को सुमिलित करें, तो इसको सुमिलित करना, तो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहते हैं? तो खराज कहते हैं। उसके बाद देखिए युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग है, तो इसको हम खुस्म कहते हैं। और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को उससे कहा जाता था, और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर को ज़कात कहा जाता था। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे 2 1 3 4 2 1 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 1 3 4 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 2 1 3 4। उसके बाद देखेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो क्रू एवं निरंकुश शासक था, हाँ ये था। अफगान अमीरों को की खिलाफत, उसके बाद देखिए ये भी था। महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये गलत है। दौलत खान ने काबुल के शासन बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, हाँ सही है, ये भी उसी वक्त हुआ था। पानीपत का आपका प्रथम युद्ध 1526 में, जिसमें आपको इब्राहिम लोदी को बाबर ने मार दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सत्य नहीं है, तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो अमीर खुसरो के बारे में बताना है। तो वो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था, यह सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये सही है। उसके बाद उन्होंने भारत वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याली गायकी का आविष्कार किया। बताइए किन्हीं को पता हो तो ये सभी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो नहीं जानते हैं तो इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है,
दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे, इसके बारे में बताना है। तो बताइए किन्हीं को पता हो तो। दुर्बल प्रशासन जरूरी होगा, तैमूर का आक्रमण, ये भी सही है, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, या मिश्रित संस्कृति का उदय। बताइए। तो इसमें देखिए मिश्रित संस्कृति का उदय नहीं है, यहाँ पे दुर्बल शासन मतलब कमजोर प्रशासन, तैमूर आक्रमण किया था, उसके बाद अधिग्रहण की स्पष्ट नीति थी। ये तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो किसने किया था आक्रमण? जो द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो पहला किया था आपका गजनबी, द्वितीय किया था आपका मोहम्मद गोरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा मोहम्मद गोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी था जो किस वंश का था? तो सनसबनी वंश का था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए किन्हीं को पता है तो उसको देखिए शहाबुद्दीन के भी नाम से जाना जाता था, मुइजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता था। तो हमारा सब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया, राज्य के खिलाफ मतलब किसके खिलाफ किया था पहला आक्रमण? 1175 में। तो किसके खिलाफ किया था बताइए किन्हीं को पता हो तो किया था आपका मुल्तान के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो वह पहला शासक कौन था? तो वो था आपका सोलंकी शासक भीम द्वितीय, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। उसके बाद देखिए मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। तो मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के विवाद के मूल में क्या था? तो वो था आपका यहाँ पे भटिंडा। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो वो भटिंडा पर आक्रमण था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी एवं कनौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194, याद रखिएगा 1194 हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? 1194 में जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच, उसका नाम है चंदावर का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? बताइए किन्हीं को पता हो तो हुआ था आपका पंजाब के खोखर के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया, बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका था? ये कथन किसका है? तो बी.ए. स्मिथ का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय, असम पर आक्रमण किया था? तो कौन सा था जो बिहार और बंगाल और असम में आक्रमण किया था? तो वो आपका बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए मुस्लिम राज्य का संस्थापक आपको माना जाता है मोहम्मद गौरी को, लेकिन जब स्वतंत्र पूछेगा का संस्थापक तो आपका हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, इसके बारे में बताना था। तो बताइए किन्हीं को पता हो तो कौन था वो? तो वो था आपका रामचंद्र देव। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ये कहा है आपका अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो वो था आपका चौधरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर आक्रमण किया था आपका तुगलक वंश के समय, तुगलक वंश के बाद आपका है सैयद वंश। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस सुल्तान के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? तो वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो कौन सा सुल्तान था जो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये भी था आपका फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन है? तो मुसलमान है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है, तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तासे अलाई यासे अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो वो था आपका जफर खां। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो वो कौन कौन से कर था, इसके बारे में बताना है। किन्हीं को पता हो तो बताइए, वो कौन कौन सा कर था? यहाँ पे देखिए, वो था आपका खराज था, उस्र था, और क्या था? मुक्तई था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो तुगलकनामा के लेखक या रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि किसके समय में अधिक विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल के सिक्के टांका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी के, तांबा के, मतलब टांका चांदी, ससगनी भी चांदी, और ये जो जीतल था वो तांबा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, अमीर कोही जो कृषि विभाग था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर कोही कृषि विभाग है, इसका मतलब आरंभ किया था ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? इसका जवाब आप दीजिएगा। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका भी जवाब आप दीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट अगला क्लास में देखेंगे। जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।